नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप फोकस्ड है एक डॉट के ऊपर, ठीक है। अब डॉट के ऊपर अगर फोकस्ड है उस वक्त का कुछ नहीं रखा भैया कि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं रखी, बस इतना बता रखा है कि भैया डॉट के ऊपर फोकस्ड है। फिर अगले केस में क्या बोल रहा है, कह रहा है उस डॉट के ऊपर मैंने, ये डॉट था पहले, इसके ऊपर माइक्रोस्कोप यहां पे फोकस था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अब हमने पहले, ये तो केस नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट केस है। सेकंड केस में हमने क्या किया, उस डॉट के ऊपर एक वाई सेंटीमीटर मोटे ऑयल ड्रॉप डाल दी, समझ गया। तो अब फोकस गड़बड़ा गया, फोकस अब क्या हुआ, और उस फोकस को एडजस्ट करने के लिए हमने माइक, यही तो है ना वाई सेंटीमीटर तो मोटर डाला ना, हाँ वाई सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद अब फोकस गड़बड़ा गया, अब फोकस गड़बड़ा गया, फोकस को रीएडजस्ट करने के लिए हमने माइक्रोस्कोप को एक्स क्या किया, ऊपर किया। क्या किया, एक्स ऊपर कर दिया, ठीक है। मतलब माइक्रोस्कोप एक्स ऊपर चला गया, पहले यहाँ पे था ना माइक्रोस्कोप, अभी वो यहाँ पे चला गया, एक्स ऊपर चला गया। तो कह रहा है भैया कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, इस लिक्विड का एक, मैं आपको ये इतना दूर तो नहीं है, बहुत पास में है, ठीक है। वो मतलब गड़बड़ा गया क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि इस लिक्विड यहाँ पे, मतलब फोकस यहाँ पे, जैसे इसको डाला ना मैंने वाई, वाई डाला तो ये माइक्रोस्कोप का फोकस क्या हुआ कि एक्स ऊपर करना पड़ा मुझे, ठीक है। फोकस गड़बड़ा गया। तो अब एक चीज देखिए भैया कि वाई क्या है, रियल डेप्थ होगी। रियल डेप्थ कैसे भैया, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी गहराई पर क्या है, क्योंकि जितनी थिकनेस ऑयल जो फिल्म होगी, जो डाला है आपने ऑयल, उसके बराबर के आपकी क्या होगी, रियल डेप्थ होगी, ठीक है। एपरेंट डेप्थ क्या होगी, ये रियल डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ क्या होगी, वाई माइनस एक्स, क्या होगी, वाई माइनस एक्स, क्योंकि मुझे पता है भैया कि शिफ्ट मुझे कितना, वाई तो उसकी, वाई उसकी थिकनेस है, अब मुझे ऊपर एक्स शिफ्ट करना पड़ा, एक्स को दोबारा रीफोकस करने के लिए उसको कितना शिफ्ट करना पड़ा, एक्स। तो उसकी जो एक्चुअल वो अपरेंट डेप्थ होगी, इसका मतलब पहले दोबारा सुन लीजिए, मैंने कहा वाई उसकी क्या दिया, रियल डेप्थ है, ठीक है। फिर आपने उसको एडजस्ट करने के लिए कितना ऊपर किया, एक्स, ठीक है। तो शिफ्टिंग कितनी की आपने, एक्स की शिफ्टिंग की है ना, तो आपकी जो अपरेंट डेप्थ होगी वो क्या होगी, वाई माइनस एक्स हो जाएगी भैया। तो आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ क्या है वाई, और एपरेंट डेप्थ क्या है वाई माइनस एक्स, आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भैया इसका आंसर रट लो, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है और इतना दिमाग लगाना नहीं अपने को, ठीक है। इतना दिमाग तो ऐसे ही न्यूमेरिकल में भी आ जाता है। न्यूमेरिकल में कह रहा है इतना भैया, एक डॉट है उसके ऊपर माइक्रोस्कोप एडजस्ट है, उसके बाद आपने 4 सेंटीमीटर मोटी क्या किया भैया, ऑयल ड्रॉप डाल दी, और 2 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोप को क्या किया, ऊपर शिफ्ट करना पड़ा रीफोकस करने के लिए। अब निकाल लोगे, हो जाएगा। अब देखिए 17वां, ये तो हो गई, आराम से जाएगा। कह रहा भैया ये वाले आपको मैंने कई बार करा भी रखा है। कह रहा कि कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना भैया, 4/3 है। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन विद व्हिच द एंटायर आउटसाइड ऑफ द व्यू वुड बी कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब दिख ही नहीं रहा ऊपर का, ठीक है भैया। अंडर द वाटर ड्रॉ एप्रोप्रिएट डायग्राम। तो याद है आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था भैया कि ये कि यहाँ पर क्या बल्ब वाला क्वेश्चन कराया था, है ना। और ये बीकर था, इसमें से लाइट ऐसे निकल रही थी यहाँ से, ठीक है। लेकिन लाइट बाहर नहीं निकल पा रही थी, ऐसे चली आ रही थी। मतलब क्या हो रहा था, TIR क्या हो रहा था, ठीक है। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसकी रेडियस R अज्यूम कर लो, हाइट कितनी है भैया लिक्विड की, H। तो भैया बोल रहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल निकालना आपको, ये आई। तो आपको पता है ये क्या होगा, जब लाइट ऐसे गई और ऐसे चली गई तो ये एंगल कौन सा होगा, क्रिटिकल एंगल, क्या होगा। तो ये भी क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। आपको यही तो एंगल निकालना है, IC। कैसे निकालो भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 4/3। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 4/में। कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं, ठीक है। अपने को पता भी है, यहां से निकाल लो भैया, ये यहाँ पे TIR हुआ तो आपको पता साइन IC इक्वल में क्या होता है, 1 अपॉन में म्यू निकालना। तो भैया म्यू आपको दे रखा है, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। ये आसान है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन की वैरायटी आती है जिसमें आपको रेडियस निकालना होता है, साथ साथ में एरिया भी निकालना होता है।
याद है? ठीक है, तो रेडियस निकालनी है आपको। एक चीज, या तो हाइट दे रखी होगी या रेडियस दे रखी होगी। हाइट दे रखी होगी रेडियस निकालनी है, रेडियस दे रखी होगी तो हाइट निकालनी है। समझ गए भैया? तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ रखा और मैंने शायद करा भी रखा, याद है? ये वाला क्वेश्चन सेम कराया मैंने। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे? तो भैया देखिए, ये ट्राइंगल ले लेंगे हम, आईसी लीजिए। ट्राइंगल, ट्राइंगल में अगर आपको एच दे रखा है तो आप आर निकाल सकते हो ट्राइंगल की आइडेंटिटी लगाकर, मतलब। ठीक है, और जब ये आइडेंटिटी लगा के मैंने आर निकाल दिया तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इन तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया वही सेम क्वेश्चन है कि भैया एक टैंक है जिसके बॉटम में क्या रखा हुआ है? भैया बल्ब है। बल्ब की डेप्थ कितनी है भैया? 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ, एरिया आगे ना पूछ लिया, एच दे रखा है, आई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो आप क्या निकाल लोगे यहां से? आईसी। बोलो हाँ, आईसी निकाल लोगे तो ट्राइंगल मिल गया आपको। ट्राइंगल में आपको एच दे रखा है तो रेडियस निकाल लिया आपने। रेडियस निकाल लिया तो कोन का बेस का एरिया आ जाएगा पाई आर। आगे बढ़ू, अभी वाला क्वेश्चन देखिए। कह रहा राइट एंगल प्रिज्म मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? म्यू इज केप्ट इन द एयर, अ रे ऑफ पीक्यू इज इंसिडेंट ऑन साइड ए बी। यहां पे ऐसा परपेंडिकुलर कर रही है, ए बी नॉर्मल एज शोन द हियर। ठीक है, ए बी इसके नॉर्मल है, पी आर के। ठीक है, फाइंड द टर्म ऑफ फाइंड in terms of mu the minimum value of theta up to which the incident ray necessary to undergo the TIR at the phase of AC। कह रहे भैया इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, आईसी की निकालिए थीटा। अच्छा, ये एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। कह रहा है जिसके अंतर्गत आपका क्या हो रहा है भैया? TIR हो रहा है। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, फाइंड इन टर्म्स ऑफ mu the maximum value of theta up to which the incident ray necessarily undergo the TIR of phase AC। यहां से इस वाले फेस से क्या भैया? इसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसमें इस रे का क्या आ रहा है भैया? TIR। ट्राई करो भैया, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, निकाल लो कॉपी आपने। हाँ, म्यूपिटर में ले, म्यूपिटर में निकालना आपको थीटा की वैल्यू। चलो देखिए भैया, आपको क्या निकालना है? थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए आपका थीटा ये क्या हो? TIR हो, है ना? तो हमने क्या किया यहाँ पे? ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। AR क्यू को थीटा सेट कर लो तो जो होगा आई आई जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा तो है। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 90 माइनस हो जाएगा ना ये। ये नहीं होगा, आई की वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा। अबे मैं ये कह रहा हूँ, थीटा होगा ना ऊपर वाला एंगल, तो AR की तो थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये आई क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका, है ना? ये ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल में ये आपका एंगल क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ए, है ना? ये हो गया आपका, हाँ? एंगल ऑफ प्रिज्म तो बी है 90 डिग्री। अच्छा, नाम दे रखेंगे इसके, मैं सोचा ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए। ए आर बी बराबर थीटा हो जाएगा। यार ए आर ये बराबर थीटा हो जाएगा। चुप रहे साले। ये बराबर थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल हाँ। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना? हाँ, और वो अब थीटा प्लस आई बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ। ये वाला है ना? आई बराबर तो आई थीटा प्लस आई बराबर 90। अरे हो गया, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, आई प्लस थीटा बराबर में क्या हो गया? 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स में क्या हुआ? 90 माइनस आई। अब मुझे पता है कि ये एंगल क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए ना, आई इक्वल्स टू में। हाँ, तो आई की वैल्यू आ गई 90 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय में म्यू। ये थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है? आंसर तो आ गया। अबे ये देखना, देख ये देख क्या हुआ? ये थीटा है, ये भी क्या हुआ? कोरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है उसके ऊपर, तो मुझे पता थीटा प्लस आई का सम क्या हुआ?
90 होगा, थीटा प्लस आई का सम क्या हो गया 90। अब मुझे पता आई क्या है, मुझे टी आई आर हो रहा है, टी आई आर की मैक्सिमम कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा तेरा आई जो होगा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे क्रिटिकल एंगल लिख दो तो थीटा क्या हो जाएगा, अब मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे मैंने ये तो रिलेशन हो गया इसके बीच में नॉर्मल, ये नॉर्मल रिलेशन है, थीटा प्लस आई बराबर में क्या हो गया 90। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्रिटिकल करूंगा ना, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब ये क्या हुआ, थीटा इक्वल्स टू में 90 माइनस आई। तो जैसे ही मैं इसको क्रिटिकल करता हूं तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये क्या होगा 90 माइनस साइन इनवर्स 1 में क्या हो गया, ये हो गया। लिख ले, मेरा क्वेश्चन नहीं आया, अच्छा हो गया। चलो भैया इसे नीचे रखना, इससे भी हो जाएगा ना, इस वाले ट्राइंगल से भी देखेगा, इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा। ये नॉर्मल है, ये 90 डिग्री का हो गया है ना, ये 90 का हो गया, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इससे भी जाएंगे। हाँ इससे भी ज्यादा साइन, ये 90 हो गया, ये थीटा हो जाएगा फिर, ये थीटा हो जाएगा फिर। हाँ इससे भी जाएगा, मैं वही सोच रहा था इसी पे आएगा, इसमें एडजस्टमेंट लंबा पड़ रहा था, ये आसान हो जाता है ये वाला, ठीक है। ठीक है चलो भैया, हटाए, चलो भैया। ये तो भैया 100 बार करा रखा क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो। करा रे ऑफ पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली, इस वाले फेस पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल है, रिफ्रैक्टिव एंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है भैया। मेड ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ म्यू, म्यू दे रखा आपका एज शोन इन द फिगर। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज द पासेस थ्रू द प्रिज्म, आल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है, ठीक है भैया। तो लाइट जा रही है ऐसे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जा रही है तो ऐसी जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा ना, तो इसी के रास्ते पे चलो एक काम करते हैं, हमें पता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0 डिग्री। कैसे पता, क्योंकि एंगल ऑफ ऐसे ये होता ना, अगर आप डायग्राम आपको याद होगा, तो ये नॉर्मल था पहला, ये नॉर्मल था सेकंड, है ना। तो ये क्या होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये थीटा 1, ये क्या सॉरी R1, ये क्या था R2, और इधर क्या था ये I2 था, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। तो भैया ये हो गया I1 अपना 0। अच्छा कुछ आइडेंटिटी अगर आपको आ दो, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स में क्या सॉरी बराबर में क्या होता था A, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका हाँ ये था आपका डेल्टा इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 माइनस ए। तो भैया आपको और कुछ और था, म्यू का रिलेशन। मिनिमम डेविएशन तो नहीं है ना, तो म्यू डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता ना। अच्छा हाँ नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा देखिए, म्यू तो रखा ना आपको इसका, तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दो। हमें पता है म्यू 1 साइन आई सी इक्वल्स, साइन आई इक्वल्स में म्यू 2 साइन लाइट रेड से आंसर आ रही है, क्या होगा R1 भी 0 होगा ना। अबे हाँ ठीक है, R1 तो 0 हो जाएगा, अब ये 0 है तो R1 भी 0 होगा। देखिए I1 0 है तो R1 भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहां से भी आप निकाल लो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा R1 0 कैसे, क्योंकि मुझे पता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0 ही होगा, उसी लाइन में आती है ना लाइट। यहां से देख लो ना, ये क्या हुआ 1 है, पहला मीडियम 1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भैया 0 रख दो। ये दूसरा मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2/√3, और आपको यहाँ पे R1 निकालना, तो यहाँ से R1 तो आपको 0 ही आ रहा है ना। तो R1 प्लस R2, R2 क्या होगा, R1 प्लस R2 क्या गया, ये R1 0 है, R2 बराबर में ए कितना है 60, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई 60। R2 की वैल्यू आपकी 60 आ गई, तो भैया R2 60 आ गया। अब R2 60 आ गया तो आप दूसरे पॉइंट के लिए कैलकुलेट करो, जब लाइट जा रही है यहां से, तो आपको पता है ये R2 साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखिए
अब जब लाइट अंदर से बाहर जा रही होगी, देखिए यहां से बाहर जा रही है ना लाइट प्रिज्म से बाहर, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, R2 हो जाएगा साइन, और ये क्या होगा बाहर वाला I2 जो था वो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और साइन क्या होगा, क्या लिखा हूं मैं, अरे उल्टा ही लिख दिया मैंने, अरे रुक जा, हाँ म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्या भैया R2 है, और म्यू एंगल ऑफ क्या भैया, ये आपका बाहर जा रही ना एयर, और साइन एंगल ऑफ एमर्जेंट जो कि क्या भैया I2। तो भैया आपको ये प्रिज्म का पता है क्या है, 3 अंडर रूट में जो भी है 2 अंडर रूट में 3 साइन R2 कितना निकला बेटा 60 डिग्री, और म्यू एयर क्या है 1 है, तो यहां से आप I2 निकाल लोगे, यही आपका आंसर है। समझ गए, देखिए भैया कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको आई 0 रखा है, तो आपने R1 निकाल लिया, R1 निकाल लिया तो यहां से R2 निकाल लिया, ठीक है, R2 निकाल लिया, इसका कोई यूज नहीं यहाँ पे, ठीक है भैया, ये हो गया। तो भैया उसके बाद हम जानते हैं कि जब लाइट बाहर जाने लगेगी तो पहला मीडियम क्या होगा, प्रिज्म के अंदर, और दूसरा मीडियम क्या होगा, प्रिज्म के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा प्रिज्म का, जो कि आपको दे रखा है, और वहां पे एंगल जो बनता है वो क्या होता है R2 होता है, जब दूसरे फेस से निकल लगती है, और बाहर कहाँ निकल रही है एयर में, और वहां पे जो एंगल बनता है वो क्या है I2, यहां से निकल जाएगा, ठीक है। ये फालतू कीजिए, ये भी फालतू मत लिखना है, लिख रहे हो, आगे बढ़ना है। दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट में आया था, तो डायग्राम को अगर रिट्रेस करना हो तो भैया बंदा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लाइट यहां से निकल रही है, इस वाले फेस से रिफ्रैक्ट होनी चाहिए थी, ये यहां से निकल रही है, इसके अकॉर्डिंग हो गया, समझी, जल्दी करो भैया, हटा रहा हूं मैं इसको, तेरा हो गया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ AB फेस पे राइट एंगल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना भैया 1 आपका 5 है, द प्रिज्म अपैरेंटली इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड सो दैट द रे ग्रेज अलोंग द फेस AC। ये तो आसान क्वेश्चन है ना। अब देखिए क्या कह रहा है भैया यार, हाँ ये लाइट ऐसे आ रही है, और उस इस वाले फेस के साथ क्या कर रही है, ग्रेस कर गई, ऐसे निकल गया ना। तो भैया आपको पता है ये तो क्या हुआ, ये क्या हुआ भैया, आपको पता है यहाँ पर I1 जो भी है, ठीक है नॉर्मल आएगी, मैं यही की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल ग्रेस करने का मतलब है कि नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल के बराबर है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, तो आप इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लोगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा ये R क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, आपको निकालना क्या इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना ना। तो भैया क्या कहता है IC क्या होगा, ये 60 है, इसका यूज है, ये 60 है, तो ये क्या होगा 90, तो ये क्या होगा 30, तो ये भी क्या हो जाएगा 60, ठीक है, नहीं समझे, ये परपेंडिकुलर आ रही है ना सीधा, ऐसे ऐसे आएगी ना इस पे, तो ये तो नॉर्मल के साथ हो गया, तो ये अगर ये 60 है तो ये क्या होगा 90 होगा, 90 होगा तो ये क्या होगा 30 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको पता लग गया आई क्रिटिकल एंगल की वैल्यू यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है प्रिज्म का कितना है 1.5, दूसरे मीडियम में अगर मैं जाऊं तो भैया वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे नहीं पता, अननोन है ना, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वहां का 90 डिग्री है, हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा म्यू प्रिज्म साइन IC इक्वल्स टू में म्यू लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन 90 डिग्री, सॉल्व कर लोगे म्यू की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए, आगे बढ़ो, हटाऊं। Why does the bluish color predominate in the clear sky? Due to scattering of light. लाइट जो एटमॉस्फेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और जब लाइट आती है व्हाइट कलर की लाइट आती है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो उसमें सबसे छोटी वेवलेंथ के साथ ये पार्टिकल क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं, और इनके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वो लाइट क्या होती है ब्लू कलर वाली लाइट क्या होती है आसमान में फैल जाती है, इसलिए वो प्रीडोमिनेंट रहते हैं। एक्सप्लेन गिव द रीजन व्हाई द सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट।
तो भैया सनराइज और सनसेट के टाइम में क्या होता है, क्या होता है, सूरज दूर होता है। सूरज दूर होता है तो भैया उसको बहुत लंबा चौड़ा एटमॉस्फेयर का पार्ट कवर करके आना पड़ता है, और इस दौरान में सारी लाइट लगभग क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और वही हमारे तक पहुंच पाती है, इसलिए सूरज का कलर क्या होता है, लाल कलर का दिखता है। आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, जो डायग्राम वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, फिगर, अब इसको करेंगे कैसे, रेड है, ग्रीन है, अब ब्लू है, इंसिडेंट ऑन द आइसोसेलेस प्रिज्म एबीसी, क्या लिखा, एबीसी है एट द फेस ऑफ एबी, ठीक है। एक्सप्लेन विद द रीजन विद व्हिच अ रे ऑफ लाइट विल बी ट्रांसमिटेड टू फेस एसी, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड ब्लू इतना इतना आपको दे रखा है, ठीक है। ट्रेस द पाथ आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। अब मैं बताओ, एक बात बताओ, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना कि नॉर्मली घुस रही है, सबसे पहले इसका आप क्या निकाल लो, क्या निकाल लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, क्या निकाल लो, खैर नहीं वो तो जरूरत ही नहीं है, क्या मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, इसका सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है हर कलर का। रेड का आपको ये दे रखा है, ग्रीन का आपको ये दे रखा है, और ब्लू का आपको ये दे रखा है। अब करेंगे क्या भैया इसमें, तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, सबका एंगल निकाल लेंगे, बोला हाँ, निकल आएगा कैसे, ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 ही तो होगा, 45 ही तो होंगे सारे, नहीं होंगे, ये सारे 45 होंगे, ठीक है। अभी अगर सारे 45 है, कैसे 45 पता है ना आपको, ठीक है। हाँ, अरे इसे एक्सटेंड कर दो ना थोड़ा सा, एक्सटेंड कर दो, तो ये मुझे पता 45, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45 होगा, ये पूरा 90 होगा, ठीक है, तो वहां से आ जाएगा। और वैसे भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, हाँ कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये 45 होता है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए भैया, मुझे पता लग गया कि सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45, क्या है, 45 है, यानी सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, 45 है, जितने से लाइट गिर रही है 45 है। अब बताना कौन सी लाइट बाहर निकलेगी, तो अपने को पता भी है कि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो मैं रेड कलर का क्रिटिकल एंगल निकाल रहा हूं, क्या होगा, साइन इनवर्स 1 बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, ठीक है। और फिर क्या होगा, ऐसी बिल्कुल ग्रीन कलर का क्या होगा, ग्रीन कलर का क्रिटिकल एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स 1 बाय में ग्रीन कलर, और ऐसे ही आप निकाल लोगे उसका, किसका, ब्लू का। आपको वैल्यूज दे रखी होंगी पेपर में, तो इसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या ये 1.4, सॉरी क्या ये बी। अब जब आप निकालोगे तो आप देखोगे हो सकता है इसकी वैल्यू क्या है, रेड की वैल्यू जो है वो हो सकता है 40 डिग्री, इसकी आ जाए 45 डिग्री, इसकी क्या आ जाए 50 डिग्री। तो भैया ये 45 है, क्या है ये, और ये क्या है, यानी इसका क्रिटिकल एंगल क्या, रेड का क्रिटिकल एंगल क्या है, 40 है, लेकिन जिससे गिर रही है वो क्या है, यानी इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो तो लाइट क्या होती है, TIR हो जाता है, वो इसी मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका क्या है, 45, क्या है, ठीक है, और ठीक है, और हमारे हमें पता भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या है, 45 है, तो भैया लाइट क्या होगी, ग्रेस कर जाएगी इसमें, ऐसा इस वाले फेस से चली जाएगी, ऐसे होगा इसका पाथ ही तो ड्रॉ करना है। उसके बाद नीचे वाले रेड की, अरे यार उल्टा बोल दिया ना मैंने, समझ गए, चलो मान लो इसकी बात करता हूं मैं, इसका क्या आ गया भैया 50, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या 45 और क्रिटिकल एंगल क्या है 50, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है भैया, कम है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो वहां पे TIR नहीं होता, क्या होता है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है। लाइट जब रेयर डेंसर एरिया में आएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, इस तरीके से डायग्राम होगा। तो आपको कलर के बारे में लिख देना है, समझ में आ गया नहीं आ गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, तो ये भैया आपको मिल जाए तो सरप्राइज मत होना इसमें, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे वो वैल्यूज दे रखी होंगी जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी नॉन होगी, ऐसा नहीं दिया होगा, ठीक है। और अगर ऐसा दिया होगा तो आपको इसकी वैल्यू सामने से मेंशन होगी कि साइन इनवर्स इतना इतना होता है, साइन इनवर्स इतना इतना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बस सोल्यूशन यही रहना, पता है तो तेरे को, ऐसे तो करना है, क्रिटिकल एंगल देखना है, एडजस्ट करना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है, ठीक है। वो देख ऊपर देख ले, समझ गया। अब देखिए भैया
9.3 एक्सरसाइज कह रहा है एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, कहां पे रखा हुआ है? प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है। द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, वेयर विल बी इमेज फॉर्म, कहां बनेगी भैया? भाई ये भी क्वेश्चन है क्या कोई? ये तो 10वीं का बच्चा कर ले वारी के नाम पे, इन्फिनिटी बनेगी इमेज। ठीक है भैया। हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज व्हेन द रेड लाइट इंसिडेंट रिप्लेस बाय वायलेट? बता भाई, फोकल लेंथ चार्टा मार दो खींच के, रिप्लेस बाय वॉयलेट लाइट। वॉयलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होता है लेंस के साथ, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, मतलब पहले ही वो बेंट हो जाएगा। ऐसा होता है, देखिए खैर ये तो पता ही लग गया होगा है ना, लेकिन आपको डायग्राम भी कई बार आ जाता है। तो भैया रेड लाइट जो होती है वो ऐसे आ रही है ना, तो वो काफी दूर बाद जाके, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन कम होता है, उसका पाथ कम डेविएट होता है। लेकिन अगर ये वॉयलेट लाइट है तो इसका पाथ ज्यादा डेविएट होता है, तो किसकी फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ कम होगी, पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी अब अगर आप इस लेंस का, जिस केस में अगर आपको जिसका लेंस आपको मोटा दिखे ना, समझ लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है, उसका हाई पावर का चश्मा है। ठीक है भैया। कौन सा अगला है? अंडर व्हाट कंडीशन डज द बाई कॉन्वेक्स लेंस ग्लास हैविंग सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज अ प्लेन ग्लास शीट ऑफ इमर्जिंग लिक्विड? कैसी कंडीशन में होगा भैया? जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कह रहा है कि एक लेंस, नॉर्मल लेंस प्लेन की तरह क्या कब बिहेव करता है? जब वो ना तो लाइट को कन्वर्ज करता है ना ही डाइवर्ज करता है। तो कब करेगा? जब वो जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के ही क्या होगा भैया? बराबर होगा। ठीक है। हाँ, इसमें फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, पावर 0 हो जाएगी आपकी। ठीक है। हाउ डज द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट रे रिप्लेस बाय वॉयलेट लाइट? तो भैया इंक्रीज कर जाएगी, बताया था ना भैया आपको मैंने। ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ द पावर ऑफ लेंस विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो भैया वेवलेंथ ऑफ लाइट में पावर का वेरिएशन क्या होता है? वेवलेंथ ज्यादा होगी तो पावर क्या होगी? कम। ठीक है। क्यों भैया? वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट बहुत दूर जाके कन्वर्ट होगी, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। लेकिन जब आप वेवलेंथ कम करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है तो पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो पावर, वेवलेंथ बढ़ी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, पावर कम हो गई, फोकल बढ़ गई। वेवलेंथ कम हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, फोकल लेंथ घट गई, पावर बढ़ गई। समझ गया? ये ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा भैया? लेंस ऑफ ग्लास इमर्ज इन वाटर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पावर? भैया जैसे आप किसी भी डेंसर मीडियम में किसी भी लेंस को डालते हो